चैप्टर की स्टार्ट होती है और हमें हमारा एमसी दिखाया जाता है जो एक टेंपल के सामने खड़ा होता है। फिर हमें पता लगता है इस टेंपल का नाम टेंपल ऑफ रेडियस है। हमें अभी नहीं बताया जाता कि इस टेंपल के सामने हमारा एमसी क्या कर रहा है और क्यों आया है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है दुआन को जो हमारे एमसी को फॉलो कर रहा होता है। और हमें पता लगता है कि कुछ दिन पहले क्योंकि एक्सचेंज हॉल में हमारा एमसी गया था अपने इक्विपमेंट्स को सेल करने, तो हमारे जो मैनेजर साहब हैं उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था दुआन से कि आपको जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो हमारे पास मौजूद हैं। तो उनके चक्रों में दुआन यहाँ पे आया है, उसे असिस्टेंट मिलती है। असिस्टेंट उसे मैनेजर के पास लेके जाती है और मैनेजर से इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये वही सर हैं जिन्होंने हमसे आप इक्विपमेंट परचेज़ करने थे। तो मैनेजर उसे देख के खुश होता है, उसे कहता है कि सर मैंने सुना था कि आपने इक्विपमेंट्स चाहिए लेकिन हमारे पास सिर्फ उसके 2 सेट हैं, एक टॉप है और एक पैंट है। जिस उनके सेक्रेटरी कहती है भाई ये एक बिग शॉट है, मतलब एक 4th लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन का बंदा है ये, हैंडसम तो है ही है, ऊपर से ये वेल्थी भी बंदा है, तो अगर इसे हम अपने साथ मिला लेते हैं तो हमें अपने फ्यूचर की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें मैनेजर का सीन दिखाया जाता है। मैनेजर दुआन को ग्रीट कर रहा होता है, उसके साथ से बताता है कि सर जो आपकी डिमांड थी हमारे पास सेम इक्विपमेंट आई है, हमारे एक ओल्ड कस्टमर है जिसने हमें ये इक्विपमेंट सेल करने के लिए कहा है, अगर आप चाहें तो हम आपको ये इक्विपमेंट सेल करवा सकते हैं, परचेज़ करवा। जिसे सुन के दुआन कहता है कि सर मैं उस बंदे से मिलना चाहूँगा जिस बंदे ने आपको ये इक्विपमेंट्स वगैरह सेल करवाए हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि ये जो इक्विपमेंट्स हैं ये दुआन के टीचर के हैं जिनका लेवल 4th ट्रांसफॉर्मेशन का था। लेकिन अभी बात ये दुआन को कंफर्म नहीं है कि ये उसके टीचर की हैं कि नहीं, क्योंकि उसने अभी तक इनको देखा नहीं है और कंफर्म नहीं किया। एक बेसिकली इक्विपमेंट जो हैं अभी भी हमारे एमसी के पास हैं, तो मैनेजर ने सिर्फ उससे डिस्क्रिप्शन बताई है कि वो इक्विपमेंट ऐसे दिखते हैं और उनके स्टैट्स किए हैं जो कि उसके टीचर के एग्जैक्ट सेम मैच खाते हैं। इसलिए दुआन उसको जल्द से जल्द ढूंढना चाहता है। वो पूछता है कि मैनेजर से मुझे उस बंदे की लोकेशन बताओ, वो बंदा कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहूँगा। ये सुन के कहता है कि सर हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कैसे दे सकते हैं। लेकिन दुआन कहता है कि भाई देखो बात सुनो, वो बंद करो, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, जितनी कीमत चाहते हो मैं तुम्हें मुंह बोली कीमत दूंगा, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन दो। जिसे सुन के मैनेजर का थोड़ा मुंह बनता है क्योंकि दुआन एक हाई लेवल का बंदा है और दुआन के साथ मैनेजर अपने रिलेशन को ख़राब नहीं करना चाहता। लेकिन वो भी सोचता है कि रुको एक सेकंड रुको, ऐसा कैसे हो सकता है कि निंगफेंग अभी इक्विपमेंट सेल करके जा रहा है और ये बंदा आके उसी वक्त आके इक्विपमेंट्स को ले रहा है। ये बात की पक्की पूरी पूरी प्लान्ड है और ये बात ऐसे नहीं है कि ये इन्होंने इत्फाकन की है। तो कहता है भाई जब इन्होंने प्लान की हुई है तो फिर मेरा इन्फॉर्मेशन छुपाने का कोई पर्पज़ नहीं बनता, मैं आराम से उससे बता सकता हूँ। वो कहता है कि भाई वो नेबरिंग सिटी में गया किसी काम के लिए। फिर हमें पता लगता है दुआन ये इन्फॉर्मेशन लेने के बाद चला जाता है और हमें पता लगता है कि भाई मैनेजर अपनी असिस्टेंट के सामने खड़ा होता है। असिस्टेंट कह रही होती है कि सर कुछ गलत हुआ है, कुछ मसला है, मुझे बताएंगे, कोई प्रॉब्लम है। जिस उनकी मैनेजर कहता है कि भाई बात सुन देख, मैंने अभी भी निंगफेंग का बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट करवाया था और मुझे पता लगा है कि भाई वो एक स्कूल का बच्चा है, 2 स्टार की ट्रांसफॉर्मेशन कर चुका है और इससे अलावा उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। उसके उसके वालिदैन पहले ही फोत हो चुके हैं भाई किसी वजह से, वो भी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के बंदे थे हाईएस्ट। तो हमें असिस्टेंट दिखाई जाती है जो सुन के हैरान होती है। वो कहती है कि भाई मुझे तो लगा था कि वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव बंदा है, लेकिन वो तो क्या निकला, ये तो कचरा निकला। कहती कि भाई मुझे हमेशा से उसकी जो अपीयरेंस है उस पर कुछ सस्पिशियस था कि भाई वो बंदा जो है ना वो कुछ सही नहीं है, वो गड़बड़ी बंदा है। फिर वो मैनेजर से कहती है कि लेकिन ठीक है, वो ये तो बात समझ आ गई है, लेकिन उसको ये इतने हाई लेवल के इक्विपमेंट्स कहाँ से मिले, वो तो है ही जस्ट एक 1 स्टार के ट्रांसफॉर्मेशन का बंदा है। जिसे सुन के मैनेजर कहते हैं कि भाई यही तो मसला है असल, कि भाई वो उसके पास ये इक्विपमेंट्स आए कहाँ से। हाँ ये बात ठीक है कि भाई उसके बैंक फैमिली मतलब हमारी जो गोडेस है उसकी फैमिली के साथ रिलेशन हैं, लेकिन वो भी उन्होंने भी इसकी इतनी कोई खास मदद नहीं की। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके पास इतने हाई लेवल के इक्विपमेंट्स हैं। ये सुन के मैनेजर के साथ वाली असिस्टेंट कहती है कि रुको एक सेकेंड, क्या वो जो बिग शॉट था, मतलब हमारा जो जो हमारा गुआन है, वो इसी वजह से थोड़ा अनहैप्पी लग रहा था। क्या ऐसा तो नहीं है कि निंगफैंग ने ये जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं ये किसी से चोरी किए हों। सुन के मैनेजर कहता है कि भाई मेरी बात सुन। सुन के मैनेजर कहता है कि भाई देख मेरी बात सुन, ये इक्विपमेंट्स ना चोरी नहीं किए गए जहाँ तक मुझे लग रहा है, लेकिन हाँ ये किसी लीगल तरीके से नहीं आए। बस बात इतनी है, लगता है कि भाई उसने किसी बड़े हाई शॉट बंदे को ना प्रवोक कर दिया है। मतलब हमारे गुआन की बात हो रही होती है और हमारी मैच सोच रही होती है भाई गुआन हमारे निक बैंक को ना मार मार के उसका कुछ उम्र बना देगा, उसकी चटनी बना देगा। खैर वो भी ये सोच ही रही होती है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है उसी टेंपल का सीन और उस टेंपल के सामने भाई भी हमारा निक बैंक चल के जा रहा होता है और गुआन उसे भी फॉलो कर रहा होता है। और उसके बाद गुआन सोच रहा होता है कि भाई ये बिलीव करने वाली बात नहीं है कि ये एक छोटे से बच्चे ने एक रीलम के इन्वेशन के अंदर जो म्यूटेंट मॉन्स्टर था उसे मारा हो। इवन कि जो उसका मास्टर था वो भी भाई उस बंदे के हाथों मारा गया था, रीलम के बॉस के हाथों। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्कूल के लड़के ने आप बस मुंह उठा के मार दिया उसे, कुछ ना कुछ सस्पिशियस है इस बंदे के अंदर, मुझे पता करना पड़ेगा। वो चुपचाप इसका पीछा कर ही रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है कि भाई साहब जो उसके मास्टर थे वो 8th लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन के बंदे थे और जो उनके रैलिक्स हैं वो बेशक 4th लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन के रैलिक्स हैं, लेकिन उनका जो लेवल है वो 120 मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है और हाई पाई स्टैट का बूस्ट देते हैं। कहते हैं भाई अगर इस बंदे ने नहीं मारा ना उसको, तो फिर ऐसा हो सकता है कि इस बंदे के पीछे जो बंदा है ना, मतलब असल जो मास्टर माइंड है उसने मारा होगा। और फ़िलहाल मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं भाई चुपचाप इसका पीछा करूँ और अपने आप को एक्सपोज ना करूँ।
फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है टेम्पल के सामने अदर वॉरियर्स को जो कि स्लाइम मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, उनको मार रहे होते हैं, और हमारा एमसी वहाँ पे आता है। वो सबसे पहले अपनी आउटफिट चेंज करता है। जैसे ही हमारा निक फैंग अपने आउटफिट को चेंज करता है तो हमें दुआन का सीन दिखाया जाता है, जो कह रहा होता है भाई साहब इतना ऑर्डनरी, ये तो भाई सच में एक स्टूडेंट है और जिसने ऐसा लग रहा है कि ये तो अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुआ। लेकिन रुको एक सेकंड, क्या ये किसी किस्म की डिस्गाइज तो नहीं है? मतलब अपने आप को छुपाना चाह रहा है कि भाई सबको इस पर सस्पिशियस ना हो, कि कोई भी बंदा इसको देखे ना कि ये तो जस्ट स्टूडेंट है, ये क्या ही कर सकता है। तो ये इंटेंशनली ना अपने वेयर अबाउट्स को छुपाने की कोशिश कर रहा है, मुझे लग रहा है। मुझे इसका पता करना पड़ेगा, फिलहाल चुपके से इसे फॉलो ही करता हूँ। फिर वो दुआन अपनी स्किल एक्टिवेट करता है, जिसके थ्रू उसने अपना साउल मार्क लगा दिया होता है हमारे निक फैंग के ऊपर, ताकि वो उसे नोट करता रहे ऑल टाइम। और फिर हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है कि भाई एक स्किल है जो कि अपने टारगेट के ऊपर मार्क लगा देती है बिना उसको पता लगे। फिर खैर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमारा निंग फैंग दोबारा से अपना आउटफिट चेंज कर लेता है, कहते हैं कि भाई बेटर है कि मैं नॉर्मल अपीयरेंस के अंदर ही रहूँ। और फिर वो मॉन्स्टर्स के दरमियान में से होके जा रहा होता है, और सेम हमारा दुआन भी यही कर रहा होता है। वो मॉन्स्टर्स के दरमियान में जा रहा होता है और अपने दिल में सोच रहा होता है कि भाई साहब ये कैसे हो सकता है, भाई इस डंजन का तो मॉन्स्टर भी इतनी हाई लेवल के नहीं है, तो वो बंदा यहाँ पे क्या करने आया है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें हमारा निंग फैन दिखाया जाता है जो टेम्पल में एंटर कर चुका होता है। जैसे वो टेम्पल में एंटर करता है उसके ऊपर अचानक से कोई अटैक कर देता है, जिसको हमारा रिंग फील कर लेता है। इसकी प्रेजेंस को फील करते ही वो अपने कैप्सूल डिफेंस के स्किल को एक्टिवेट करता है, जिसे देख के हमारा दुआन हैरान होता है कि भाई क्या ये बंदा क्या है, ये बंदा इंसान भी है, इसने एक एक्सिस स्किल को एक्टिवेट किया है जो कि कैप्सूल डिफेंस है, जिसे भाई तोड़ा ही नहीं जा सकता चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि भाई जब निंग फैंग की ऐसी पावर को देखते हैं तो मॉन्स्टर उसे वाइट करने लग जाते हैं, उससे डर के भागने लग जाते हैं, और हमारा दुआन फिर से हैरान होता है कि भाई क्या ये इंसान अभी है, ये क्या है, मॉन्स्टर है। इसे देख के तो भाई मॉन्स्टर भी डर के भाग रहे हैं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे डंजन के बॉस को, जिसे देख के हमारा निंग फैंग कुछ भी नहीं कहता, लेकिन दुआन की फटके हाथ में आती है। वो कहता है कि भाई साहब ये बॉस है डंडन का, लेकिन ये बॉस मुझे इतना हैरान हुआ क्यों दिख रहा है, मतलब इतना डरा हुआ क्यों दिख रहा है, ये इसके ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा। कहता है बेशक इस बॉस का लेवल लो है, लेकिन कम से कम इसको अटैक तो करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हमारे निंग फैंग से इतना डरा हुआ है कि उसके सामने हिल भी नहीं रहा। और फिर हमें दिखाया जाता है बॉस को, जो कि हमारे निंग फैंग को देख रहा होता है, और उसके पसीने छूट रहे होते हैं, भाई साहब लिटरली पसीने छूट रहे होते हैं। और बॉस अपने दिल में तो वहीं कर रहा होता है भाई कि भाई जा भाई मुझे छोड़ दे, बख्श दे भाई, निकल जाए यहाँ से। खैर होता भी कुछ ऐसा ही, मुझे लगता है उसकी दुआ कबूल हो जाती है, और हमारा निंग फैंग उसे अवॉइड करते जाता है कि भाई नहीं खैर इस बंदे से मैं लड़ाई नहीं करना चाह रहा, मेरे मिशन का ऐसा नहीं है। उस साइड पर आराम से गेट से निकल जाता है, और हमारा बॉस भाई साहब अभी भी थर थर काँप रहा होता है। और इसको देख के हमारा दुआन फिर से हैरान होता है कि भाई ये बंदा इसको इससे लड़ाई क्यों नहीं कर रहा, इसके आने का यहाँ पे मकसद क्या है, वो भी देख क्या रहा है यहाँ पे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा निंग फैंग एक स्टैचू के सामने आ जाता है, और हमें पता लगता है कि भाई साहब यही उसका हिडन बॉस है जिससे उसने लड़ना है, जो कि उसका चैलेंज भी था, क्विस्ट का चैलेंज था आई मीन। और हमें पता लगता है ये एक सिक्स विंग्ड एंजल है, जो कि हमारे एमसी का मिशन भी है। लेकिन सिक्स विंग्ड एंजल भाई साहब जैसे ही अपनी आँखें खोलता है, वो उसकी आंखों से एक लाइट टाइप फील होती है, और फ़ौरन बाद भाई साहब वो हमारे एमसी को देख के इतना डर जाता है कि उसके फ़ौरन बाद वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है, जिसे देख के हमारा एमसी हैरान होता है कि भाई क्या, अरे भाई तू भाग क्यों रहा है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है अभी, मैं तो खैर खैर हेलो हाई करने आया हूँ, मेरी बात तो सुन के चला जाए भाई, बाद में चला जाए। लेकिन भाई साहब इन सब के अलावा जो हमारा दुआन है उसका रिएक्शन अलग होता है भाई। वो कहता है कि भाई क्या यहाँ पे एक हिडन बॉस भी है, लेकिन ठीक है चलो हिडन बॉस है, लेकिन ये हमारे निगमा को कैसे पता है कि यहाँ पे एक हिडन बॉस है। और फिर हमें बताया जाता है हमारे निगमा को इस वजह से पता है क्योंकि उसकी स्टेटस जो विंडो है उसने उसे बता दिया होता है कि भाई साहब यहाँ पे आपने अगर अपना ऑक्यूपेशन चेंज करना है तो आपको इस टेम्पल में जाना पड़ेगा, वहाँ पे एक सिक्स एंजल है जिसको आप लड़ना होगा, हराना होगा उसको, और उससे आपको होली एम्बलम मिलेगा, उसे आपने लेके आना है और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। खैर फिर हमें दिखाया जाता है सिक्स विंड एंजल अभी भी भागने की कोशिश कर रहा है, जिस देख के हमारा नहीं फैन करता है चल ठीक है तूने बात नहीं सुनी, फिर बाद में बुरा ना मानिए भाई मैं जो करने जा रहा हूँ अब। और वो ये बस हंसी देता है, उसके बाद कहता है कि भाई साहब देखो अब यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं अपनी पावर को यूज़ कर सकता हूँ, और ये एक एस रैंक का मिशन है, लेकिन ये बॉस जो है मुझसे डर के भाग पता नहीं क्यों रहा है। अब मैं यहाँ पे अपनी पावर यूज़ करता हूँ, चलो देखते हैं कब तक भागता है ये। उसके बाद में हमारे सिक्स विंड एंजल का सीन दिखाया जाता है, जो भाई कह रहा होता है कि भाई बहुत डरावना बंदा है, ये बहुत डरावना बंदा है कि मेरे ही रिलम है और मुझे अपने रिलम में ही इतनी सफोकेशन हो रही है कि भाई मैं सांस भी नहीं ले पा रहा, मतलब इसकी माना एनर्जी ओवरफ्लो हो रही है, और भाई साहब मैं अपने रिलम को छोड़ के जा भी नहीं सकता, मैं कहाँ जाऊँ, बचूँ कहाँ, कैसे बचूँ। वो कह ही रहा होता है, हमारा निक फैंग अपना फॉरबिडन स्पेल यूज़ करना स्टार्ट कर देता है, और हमें दिखाया जाता है आसमान से फुल भाई बिजली आगे गिरती है हमारे सिक्स विंड एंजल के ऊपर। और फिर हमें बताया जाता है हमारे निंग फैंग ने यहाँ पे बेसिकली अपनी एक स्किल एक्टिवेट की होती है, जिसका नाम होता है थंडर फॉल डिसेंट, जो क्या करती है भाई एक थंडर बोल्ट को समन करती है, और दिखाया जाता है एक बड़ी सी आँख को जो कि आसमान में आ गई होती है, उसके इर्द गिर्द थंडर बोल्ट निकल रहे होते हैं, और उसे एक बड़ी सी बीम आती है और हमारे सिक्स विंड एंजल के साथ हिट कर जाती है। जैसे ही भाई हमारा सिक्स विंड एंजल उसकी चपट में आता है, उसका भाई रेजा रेजा चूरा चूरा हो जाता है। और फिर हमें टेम्पल का सीन दोबारा से दिखाया जाता है, जो कि पूरा भाई तहस महस हो चुका होता है, जिसे देख के दुआन भाई सब फुल शॉक में होता है, उसकी फटके हाथ में आ गई होती है, वो देख रहा होता है कि भाई कैसे इतनी पावर कौन यूज़ कर सकता है।
कहता है भाई साहब इस बंदे की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, क्या इसकी स्ट्रेंथ 8 स्टार पे है। मतलब इसकी स्ट्रेंथ तो भाई मेरे मास्टर से भी ऊपर जा चुकी है, इतनी इतनी तो भाई तो मेरा मास्टर भी नहीं मचा सका जितनी इसने भाई एक्सपायर के साथ ही मचा दी है। उसके बाद हमें हमारा एमसी दिखाया जाता है जो भाई सोच रहा होता है कि भाई उसने जब अभी किल मॉन्स्टर को किल किया, उसे एक्सपीरियंस पॉइंट मिले लेकिन उसका लेवल अप नहीं हुआ। तो भाई साहब उसे समझ आती है कि भाई साहब उसने अभी तक अपनी ना फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं की, और सॉरी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर ली है, और अभी जब तक वो अपनी फर्दर इसको इंक्रीज़ नहीं करेगा तो उसका लेवल इंक्रीज़ नहीं होगा। वो कहता है भाई अब तो ये टोटली वेस्ट है, जितने मर्जी मॉन्स्टर्स मार लूँ मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा अपना सबसे पहले लेवल अप करना पड़ेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है होली एम्बलम को, जो कि उसके हाथ में आ गया होता है, और हमें होली एम्बलम की स्टैट्स दिखाई जाती हैं कि भाई ये कंज्यूमेबल आइटम है, ऑरेंज आइटम है, रेयर आइटम है, और ये परमानेंट इंक्रीज़ कर देगा आपके एट्रीब्यूट्स को, भाई स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स को इंक्रीज़ करेगा, और साथ ही साथ में भाई साहब इसका एक इफेक्ट है कि भाई आपकी 100% कवरी रेट होगा। खैर उसके बाद वो टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल को यूज़ करने ही जा रहा होता है कि हमें दिखाया जाता है हमारे दुकान को। वो कहता है कि सर रुकें एक सेकंड, मेरी बात सुने। और जिसे देख के हमारा भाई साहब एनसी उसकी फट के हाथ में रहती है, क्या यहाँ पे कोई है, किसी ने मुझे पावर यूज़ करते हुए देख लिया है। और दुकान से कहता लगता है कि भाई बिग शॉट को बुरा मान गए हैं कि भाई मैंने उन्हें यहाँ पे देख लिया उनकी पावर यूज़ करते हुए, तो क्या इनका रिएक्शन क्या होगा। वो सोच ही रहा होता है कि विवाह में बिग शॉट से कहता है कि सर 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 रुकें रुकें, गुस्सा ना हो, मैं आपको बता सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मेरे को इंटेंशनली था कि मैंने आपको इंटेंशनली नहीं था कि भाई मैंने आपको देख लिया पावर यूज़ करते हुए। उसके बाद वहाँ पे एक अलार्म बजता है और हमारा निक कहता है भाई ये तो अलार्म की आवाज़ है, चलो एक काम करते हैं बाद में बात करते हैं, भाई मेरे साथ बाहर चलो, बाहर जाके हम बात करते हैं। और वो दोनों टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल यूज़ करते हैं, बाहर आ जाते हैं, और फिर भाई हमारा दुआन है उसे पूरी बात बताता है कि मैं आपको तब से ये लेके अब तक फॉलो कर रहा हूँ, और इसकी ये वजह है कि मेरा मास्टर था, उसके जो रिक्वायरमेंट्स से वो आपके पास है, और ऐसे ऐसे। तो भाई साहब निकफैन देख के उसे थोड़ा मुंह बना रहा होता है कि भाई साहब ये बंदा मुझे फॉलो कर रहा था, मुझे पता भी नहीं लगा, ये बंदा तो फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन पे है, इसीलिए मुझे क्या नाम है इसका पता नहीं लगा, क्योंकि इसकी पावर मुझसे बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद जनाब अल्लाह वो कुछ कहने ही लगा होता है कि हमारा दुआन कहता है कि भाई ये बंदा इतना साइलेंट क्यों हो गया है, कहीं क्यों मुझे मारना तो नहीं चाह रहा, ताकि अपनी प्रेजेंस अपनी पावर्स को छुपा सके। जिसे सोचने के बाद हमारा दुआन भाई थोड़ा कहता है कि सर देखिए बात सुनिए, मैं आपका थैंक यू अदा करना चाहता था कि भाई आपने मेरे मास्टर का इवेंट बदला ले लिया है, उन्हें जिस मॉन्स्टर ने मारा था आपने उन्हें मार के उनका बदला पूरा कर दिया है, इसलिए आपको जब भी कभी मेरी हेल्प होगी आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँगा। ये सुन के हमारा एमसी कहता है कि भाई ये बंदा अच्छी खासी पावर में है, ऐसा मतलब ऊपर से ये बंदा सोलो काम करता है, तो मैं इसके साथ अगर अपनी टर्म्स को अच्छा कर लेता हूँ तो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, फ्यूचर में किसी न किसी काम आ जाएगा। वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं है, आज का जो मसला था, लेकिन इसके बारे में तुम किसी और को नहीं बताओगे। जैसे उनके दुकान कहता है कि भाई ये मेरी ज़िंदगी के साथ आपका सीक्रेट रहेगा, बेफिक्र हो जाए। उसके बाद वो कहता है कि भाई साहब ये जो बंदा है ना, ये अपनी पावर को छुपा रहा है, पता नहीं किस वजह से छुपा रहा है, लेकिन ये बंदा रिस्पेक्ट के लायक है, ये रिलम्स को तबाह करता है और हमारे सिटीज़ को बचाता है। इसलिए जो भी है, बेशक ये डार्क पावर यूज़ करता है, लेकिन आज तक इसने किसी भी इनोसेंट बंदे को नहीं मारा, क्योंकि मैंने खुद देखा था जब इसने रिलम को बचाया था। खैर हमें नहीं बताया जाता कि इसने कब देखा था, फिर फिलहाल हमें वो नेक्स्ट में शायद बताया जाए। उसके बाद हमारा दुआन और एमसी हमारे वहाँ से चलने लग जाते हैं, और उसके बाद जनाब एम सी को आती है टीचर क्यू की कॉल। टीचर क्यू से कहती है निंगफेंग तुम कहाँ हो, जहाँ पे जिस पर निंगफेंग कहता है कि भाई मैं टाउन से बाहर आया हुआ हूँ और कोई ख़ास काम था आपको। फिर वो कहती है कि भाई नहीं कुछ ख़ास काम नहीं था, लेकिन तुमसे कोई बात करनी है, और जब भी तुम आओ तो मुझसे आगे मिलना। निंग फैन कहते हैं चलो ठीक है टीचर की आपसे आगे मिल लेंगे। उसके बाद फिर वो कॉल कट कर देती है, और उसके बाद निंग फैन थोड़ा हैरान होता है कि भाई टीचर की कॉल क्यों आ गई है, वो अचानक से बुला क्यों रही है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कमांडर और टीचर को एक साथ। भाई साहब लगता है निंग फैन पकड़ा गया है। उसके बाद कमांडर से टीचर कह रही होती है कि आपने जैसा कहा था मैंने उसे कॉल कर लिया, लेकिन आप मेरी बात माने, मुझे निंग फैन में कोई मतलब ऐसी बुराई नहीं लगती, वो तो शरीफ बच्चा है, बड़ा इनोसेंट सा बच्चा है। तो सुन के मैडम कहती है भाई साहब, कमांडर कहती है कि भाई देखो बात सुनो, मुझे भी ठीक है वो बच्चा होगा, लेकिन वो तो कुछ दिन पहले वेकन हुआ था, उसने तो अपनी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी कंप्लीट कर ली है, वो सेकंड की तरफ जा रहा है। कहती ये मसला ना पहले शायद दब जाता है, लेकिन अब क्योंकि मैंने इसको देखा है तो फिर जनाब वाला इसको इन्वेस्टिगेट करना तो बनता है। तो सुन के हमारी टीचर कहती है निंग फैंग तो एक अच्छा करेक्टर का इंसान है, लेकिन चलें वैसे आप कह रही हैं तो फिर हम टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन मेरी माने तो एक बुरा पर्सन नहीं। वो कमांडर कहती है कि हाँ ठीक है वो बुरा पर्सन नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन हमें फिर भी टीचर थिंग्स को ना क्लियरिफाई करना चाहिए। उसके बाद कमांडर का सीन दिखाया जाता है, जो कि सोच रही होती है कि भाई एक मीटिंग हुई थी जिसमें इन्होंने बताया था कि भाई किंग लेवल का मॉन्स्टर आया है, तो वहाँ पे जितने भी बंदे थे उन्होंने इसे इग्नोर किया था, कहते कि भाई हाँ ठीक है किंग लेवल का मॉन्स्टर आया था, इसके अलावा कुछ। उस पर हमारी टीचर कमांडर से बताती है कि भाई देखो ये इससे ना बहुत ज़्यादा पावर हो सकती थी, और ये पावर वगैरह ना म्यूटेंट, शायद म्यूटेंट भी हो सकता है ये बंदा। तो जिस सुन के वो मीटिंग वाले बंदे कहते हैं कि भाई तो पागल शागल तो नहीं है, म्यूटेंट इतनी पावर यूज़ कर ही नहीं सकते, अगर वो डार्क पावर को यूज़ करेंगे तो जो उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उसके लिए वो बहुत ज़्यादा कीमत होगी, तो ऐसा हो नहीं सकता, ये आउट ऑफ क्वेश्चन है, ये तुम्हारी बात ही ठीक नहीं है। तो जिसे सुन के हमारी कमांडर कहती है भाई चलो ठीक है जैसे आगे मर्जी, ना मानो मेरी बात, बाद में पछताना ना।
खैर फिर हमारी कमांडर दिखाई जाती है जो कि वहाँ से जा रही होती है, और जनाब वाला ओवरऑल मीटिंग का कोई रद्दमल नहीं निकला होता। सिर्फ ये बात होती है कि किसी ने भी उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं किया होता, क्योंकि वो खुद एक म्यूटेंट है और इंसान म्यूटेंट से नफरत करते हैं, क्योंकि म्यूटेंट्स जो हैं वो डार्क पावर को यूज़ करते हैं। फिर हमें कमांडर दिखाई जाती है जिसके पास उसकी असिस्टेंट आती है कि भाई एक लेटेस्ट न्यूज़ है, जो एक रीलम टेम्पल था रेडियंस, वो तबाह हो चुका है और कोई कैजुअलिटी वगैरह नहीं हुई और लगा। जिसे सुन के हमारी टीचर और दोनों कमांडर हैरान होती हैं कि भाई निंगफैंग। सुन के हमारी टीचर कहती है भाई निंगफैंग भी तो उसी में गया था, टेम्पल ऑफ रेडियंस। अब दोनों को सस्पिशियस होता है कि भाई ये निंगफैंग का ही काम है। निंगफैंग और जो हमारी कमांडर है उसके पे एक एवल हंसी आ जाती है कि भाई मैं सही थी, वही बंदा है। वो कहती है वो अब मुझे कुछ इंटरेस्ट आ रहा है उस बंदे के अंदर। मेरी जान, आपने जो कुछ कहा है बिल्कुल बचा है। आपकी कोई बात नहीं हम टाल सकते। मैं कल आपकी एक पिक्चर देखी है इंस्टाग्राम पे। उफ, बस मैं दिल हार बैठा हूँ आपसे।